हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण का परिचय। ठीक है, तो परिचय में हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। पिछले वीडियोस में हम लोग जो है पिछले वीडियो तो क्लास 9 में द्विघात बहुपद पढ़े थे। द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण बनता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जैसे क्या होता है, इसमें हम लोग बहुपद लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। ये है क्या, हम लोग का एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में अगर हम लोग बराबर में इधर कुछ दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण बन जाएगा, इसमें बराबर में अगर कुछ लगा देते हैं, ठीक है। और द्विघात बहुपद, इसमें हम लोग द्विघात समीकरण आज हम लोग सीखेंगे इसमें कि देखते ही हम लोग कैसे पहचान ले कि कौन जो है द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर द्विघात समीकरणों का हल करना सीखेंगे। तो जैसे हम लोग हल करेंगे इसमें 3 विधि से। द्विघात समीकरण का एक पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा होगा पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा होगा द्विघाती सूत्र। इसमें ये पहला विधि है, ये दूसरा विधि है और ये तीसरा विधि है, ठीक है। 3 विधि से जो है हम लोग समीकरणों का हल करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न वाले 4.4 में हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति कैसे बता सकते हैं। मतलब कि बिना हल किए ही हम लोग देख के बता सकते हैं कि मूल कैसा होगा, वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि वो किस तरह से होंगे मूल, हम लोग बिना हल किए, बिना मतलब कि समीकरणों का इसके गुणनखंड निकाले बिना ही बता सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग सीखेंगे प्रश्न वाले 4.4 में। तो गुणनखंड विधि जो है हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, लगभग क्लास 8 से बना रहे हैं, क्लास 9 भी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4.3 में हम लोग जो है पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र हम लोग क्लास 10 में जो है ये न्यू सीखने वाला है, देखने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण का चरों की घात, ठीक है, चर की घात अधिकतम कितना होगा, 2, ठीक है। पहले तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात 2 होगा। इसमें हम क्या लिख दिए, चर की घात यानी कि चर की अधिकतम घात बोल सकते हैं इसमें, अधिकतम घात, ठीक है। अगर अधिकतम घात 2 है तो वो कौन सा समीकरण होगा, द्विघाती समीकरण होगा। और बराबर में कुछ रहना चाहिए, बराबर में कुछ रहना चाहिए। यहाँ पर देखो द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसमें 2 का मान मान लो कि a है, ठीक है, x का स्क्वायर, 3 का मान इसमें b x और इसमें c बराबर 0। ये जो है द्विघाती समीकरण का मानक रूप है, मानक रूप है, ठीक है, रूप नहीं है। तो ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। तो इसमें देखो b का मान और c का मान, b और c का मान कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है और ये भी वास्तविक संख्या हो सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, देखो ये भी ले लेते हैं, इसमें a b c तीनों वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जो a का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 भी वास्तविक संख्या में ही आता है। तो a b c तीनों वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन a का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और इसमें 0 के बराबर होता है, जैसे इसमें अगर मान लो कि a का मान 0 हो जाएगा, हाँ a का मान 0 ले लेंगे तो इसमें a 0 x का स्क्वायर गुना में होगा प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें गुना 0 से गुना होके तो ये फिर पूरा 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, इसमें 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसे इधर जो हो स्क्वायर वाला पद तो है नहीं अब, ठीक है, स्क्वायर वाला पद तो है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ना अभी रेखिक समीकरण बन जाएगा, एक चर वाले रेखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इसमें अगर a का मान 0 हो गया तो ये जो है समीकरण ही बदल जाता है। इसलिए क्या होगा, देखो a का मान तो 0 के बराबर नहीं होगा और b का मान और c का मान 0 के बराबर हो सकता है। इसमें अगर केवल सिर्फ 2x स्क्वायर रहे और बराबर में कुछ भी रहे थे तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी रहे 2x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, तब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर
ए का मान 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इस तरह से बन जाएगा वो एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं कि द्विघाती समीकरण। इसमें देखो, इसमें क्या मेन बात है, प्रश्न वाली पहले हम लोग पढ़ेंगे 4.1 में। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, द्विघाती समीकरण पढ़ने वाला है। द्विघाती समीकरण में हम लोग क्या पढ़ने वाला है कि समीकरण कैसे बनाया जाता है, द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है उदाहरण अभी देखेंगे, उदाहरण 2 तक। उदाहरण 2 में देखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण 1 देखेंगे। ठीक है, चलो उसको उतार लो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण 2 में केवल हम लोग को चेक करना है कि जो उदाहरण दिया है इसमें वो द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो पहला इसमें देखो 1 नंबर में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3, इसको चेक करके बताना है द्विघात समीकरण ये है या नहीं। तो चेक करते हैं। इसमें पहले देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र हम लोग को पता है पहले से कि a का स्क्वायर प्लस माइनस है ना, माइनस वाला करेंगे, -2ab प्लस b का स्क्वायर, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे x का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा x का स्क्वायर, इसमें x का स्क्वायर प्लस में इसमें हम इसको लिए थे क्या, इसमें 2 का स्क्वायर होगा और प्लस में फिर 1 होगा ना, क्योंकि इसमें बाहर में 1 है। ठीक है, तो इसमें x का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस फिर 4 और 1 5 कर देते हैं, 5 बराबर 2x - 3। ठीक है, इसमें x का स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में 4x - 2x प्लस 5 - 3 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अतः हम लोग कह सकते हैं दिए गए समीकरण एक दिए गए, कहाँ चला गया, दिए गए समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखो चर की अधिकतम घात हो गया 2, चर की अधिकतम घात 2 होने से ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, मतलब कि किस फॉर्मेट में आ गया है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो समझ लेना कि वो द्विघाती समीकरण है। ठीक है, तो आप इसको चेक करना है। इसमें पहले गुणा करेंगे, x का स्क्वायर प्लस फिर x बराबर प्लस 8 बराबर, इसमें x का स्क्वायर देखो, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, a प्लस बी है फिर a माइनस बी है, तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम लोग देखो ऐसे हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 8, इसमें देखो माइनस में है 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में, इधर आके प्लस में 4 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 12 बराबर x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, क्या इसका अधिकतम घात जो है, चर का अधिकतम घात 2 है नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ x है तो पावर में 1 है, उसमें क्या करेंगे, अतः दिए गए समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे वाला को चेक करते हैं, इसमें 3 नंबर, इसको गुणा करेंगे। देखो गुणा करके होगा क्या, 2x का स्क्वायर प्लस x गुणा 3, 3x
और बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें 2x का स्क्वायर, ये प्लस में इधर रखे, माइनस में x का स्क्वायर, प्लस में 3x, ये माइनस में 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ बचेगा केवल x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के रूप में सी प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में आ गया है। तो कर देंगे, अतः दिए गए समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये लास्ट है 4 नंबर देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें उदाहरण इसमें क्या बोला है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब है बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब ये जो फॉर्मूला है पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है a प्लस बी का होल क्यूब अगर है तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर 3ab का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इस तरह से। ठीक है, इसको लिख लेना, याद नहीं रहता है ज़्यादा। तो इसमें देखो x का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब, फिर प्लस 3 a का स्क्वायर x का स्क्वायर b 2, फिर प्लस 3ab का स्क्वायर, इसमें a का मान x और b का मान 2 का स्क्वायर बराबर x का क्यूब माइनस 4। और फिर इसमें x का क्यूब प्लस इसमें 8 हो जाएगा बराबर 3 और 6 x का स्क्वायर प्लस 4 क्या 12 x बराबर x का क्यूब माइनस 4। देखो इसमें जो है हम लोग एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों प्लस में है दोनों तरफ। ठीक है, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा फाइनली एक्स 6x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 8 माइनस, इसमें माइनस में था 4 ना, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली 12 कर देते हैं। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया। तो कहते हैं फिर से लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर में बस हम लोग को उदाहरण नंबर 2 में बस हम लोग को चेक करना था कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें कौन कौन द्विघात समीकरण हुआ, 1 नंबर द्विघात समीकरण हुआ, 3 नंबर भी हुआ और 4 नंबर भी। सिर्फ 2 नंबर जो है द्विघात समीकरण नहीं बना। ठीक है, तो इसको उतार लो। फिर हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 1, जिसमें हम लोग को बस क्या करना है, समीकरण बनाना है। हमें स्थिति दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कंडीशन दिया जाएगा और हमें बस इस तरह से समीकरण बनाना है। समीकरणों का हल नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलो उसको उतार लो, उसके बाद फिर देखते हैं। प्लस में ये इसमें प्लस में 3 माइनस में था ना, इधर प्लस हो जाएगा, तो इसमें आपके 8 हो जाएगा। तो और कहीं मिस्टेक है, हो जाता है कभी, देख लो। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस कंडीशन का क्या करना है, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति को क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब क्या है कि द्विघातीय समीकरण में हमें बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं, दोनों के पास 45 कंचे हैं। ठीक है, फिर दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं।
तो हम लोग मान लेते हैं कि किसी एक के पास कितना है, x कंचे हैं, ठीक है। किसी एक के पास x कंचे हैं तो दूसरा के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x कंचे बचेगा। तो यहां करेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x है, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, x है, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, देखो टोटल कितना है, 45 है, ठीक है। टोटल 45 है दोनों के पास मिला के, और जॉन के पास कितना है, x है। माना कि जॉन के पास 10 कंचे हैं, मान लो कि जॉन के पास कितना है, 10 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना कंचे बचेगा, 35 बचेगा, है ना। और अगर हम लोग मान लेंगे कि जॉन के पास 20 कंचे हैं तो जीवंती के पास 25 कंचे बचेगा, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस करके आता है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 45 से माइनस कर देंगे x माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो जो है जीवंती के पास होगा, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। अब फिर क्या बोला है कि दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों इतना लापरवाह है कि दोनों खो देता है, ठीक है। अब क्या होगा, पहले था कंचे के जॉन के पास x कंचे, तो अब कितना बचेगा, x माइनस 5 कंचे बचेगा। फिर जीवंती भी खो देती है तो उसके पास भी देखो 45 माइनस x नहीं माइनस 5 कंचे बचेगा अब, ठीक है। तो देखो 5 कंचे खोने 5 कंचे खोने पर अब करेंगे, या फिर 5 कंचे खो देने पर, 5 कंचे खो देने पर जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। पहले x था, अभी क्या हो जाएगा, माइनस में 5, क्योंकि 5 कंचे खो देता है, ठीक है। उसके बाद फिर तथा 5 कंचे खो देने के बाद कर लेते हैं इसमें, खो देने के बाद खोने के बाद, ठीक है। जॉन के पास कंचों की संख्या तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, अभी फिलहाल कितना था उसके पास, 45 माइनस x था, ठीक है। फिर वो 5 कंचे खो देती है, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अभी ये निकल गया कि अभी फिलहाल जो है जॉन के पास x माइनस 5 कंचे है और जीवंती के पास 40 माइनस x कंचे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है, ठीक है। अब करेंगे प्रश्न से उनके पास जो कंचे हैं, इसमें इसके पास है x माइनस 5 कंचे और उसके पास है 40 माइनस x कंचे, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 124। हमें बस अभी क्या करना है, सिर्फ समीकरण बना के छोड़ना है, आगे हमें ज्ञात नहीं करना है कि कितना किसके पास है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 40x, इसमें x का देखो माइनस प्लस माइनस x का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 5 20 200 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब इसमें 40 है तो देखो 40 और 5 45x माइनस
एक्स का स्क्वायर माइनस 200 फिर माइनस 124 बराबर 0। तो इसमें बन जाएगा 45x माइनस एक्स का, तो इसको हम लोग आगे कर सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में और इसमें प्लस 45x, ये आगे है तो प्लस में है, ठीक है, कुछ नहीं है तो आगे 45 कहाँ लिखे 45x। अब इसमें कितना हो जाएगा टोटल 324 बन जाएगा, क्या लिख रहे थे 45 324 बराबर 0, ठीक है। देखो इसमें जो आगे माइनस है ना, माइनस हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। देखो माइनस हम लोग कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं या फिर सबको उस पर हम लोग रखने के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, एक बार में माइनस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स कैसे बचेगा माइनस प्लस माइनस, इसमें माइनस माइनस प्लस 45x, फिर इसमें हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस 324 बराबर 0। इधर जो है ना, इधर मान लो कि माइनस 1 है गुना में, इधर जाएगा तो 0 को भाग देगा तो खत्म हो जाएगा, वो भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो द्विघात समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जो रहेगा वो दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर इसका जो है दूसरा कंडीशन दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, पहले इसको उतार लो। हाँ, 2 नंबर कंडीशन में बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, वो लिखे हैं के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण 750 रुपये थी और हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जो निकालने के लिए कहा गया है उसको मानेंगे, ठीक है। उसमें क्या है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, सपोज की ज्ञात करना है, तो हमें वही सबसे पहले मान लेना है, ठीक है। कि उस दिन जो है मान लो कि x खिलौने निर्माण किए गए हैं, ठीक है, और उस दिन जितना खिलौने निर्माण किए गए थे ना उसको 55 में से माइनस करेंगे, उसको 55 में से माइनस करेंगे, जितना बचेगा वही जो है एक खिलौने का कीमत होगा, एक खिलौने का मूल्य होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। बोलता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है, एक दिन में जितना बनता है उतना को अगर 55 से माइनस कर देंगे, 55 में से माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा वही एक खिलौने का मूल्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये इस चीज को मान लेते हैं, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x, ठीक है। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो उसमें आप देखो तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 में से एक दिन में किए गए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है, तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से माइनस करेंगे, तो वहीं पे कर देते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से माइनस करेंगे एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। देखो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या माना कि कितना माने हैं x माने हैं, तो x कर देंगे, ये हो जाएगा रुपया में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उस दिन निर्माण कितना किया गया था x किया गया था, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा कि 55 में से जितना निर्माण किया गया था उसको माइनस कर देंगे तो
एक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अब वहां से आगे देखो, आगे क्या बोला है कि देखो घटाने से मिलता है किसी एक दिन कुल निर्माण 750 रुपया थी। किसी एक दिन जो है कुल निर्माण का लागत 750 रुपया था, मतलब कि कोई एक दिन है जिस दिन वो 750 रुपया का जो है खिलौना बनाया था। ठीक है, तो बताना है कि उस दिन कितना निर्माण किया गया था। ठीक है, देखो इसमें खिलौनों की संख्या है, इसमें मूल्य है। मान लो कि इसमें 5 खिलौना है और खिलौने का मूल्य कितना है 10 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा उस दिन का निर्माण। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि मान लो कि खिलौनों की संख्या उस दिन कितना था, उस दिन मान लो कि 30 रुपया था, 30 खिलौने बनाया था एक दिन में। ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य है +- मान लो कि उसमें कितना है 40 है, और टोटल खिलौना कितना हो जाएगा उस दिन का, कितना लागत हो जाएगा, काटिए 1200 हो जाएगा। और हम लोग को जो है ना यही चीज दिया है, इसमें कुल लागत दिया हुआ है 750, और हमें पता करना है खिलौना कितना था और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है। ठीक है, तो अभी वो आएगा कैसे, इसको अगर हम लोग देखो x और इसको गुना करेंगे तो कुल लागत आता है। जैसे खिलौनों की संख्या और मूल्य गुना किए तो कुल मूल्य आ गया। ठीक है, इसमें भी खिलौनों की संख्या गुना किए मूल्य से तो कुल मूल्य आ गया, कुल लागत उस दिन का। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे प्रश्न से खिलौनों की संख्या को अगर गुना करेंगे एक खिलौने की मूल्य से तो उस दिन जो है उस दिन का कुल लागत आ जाएगा 750 रुपये। अब इसको बदलना है द्विघात समीकरण में, 55x - x का स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, बराबर 750 माइनस x का स्क्वायर, या फिर इसको तुम लोग इधर भी फेंक सकते हो। ठीक है, जो इधर है उधर कर देंगे तो ये जो माइनस है प्लस में जाएगा। ठीक है, इधर 0 हो जाएगा, बराबर 750 और माइनस 55x प्लस x का स्क्वायर, सीधा कर देते हैं इस तरह से, इसको आगे कर देते हैं x का स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 और 0 इधर। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये भी बन गया इसका गणितीय रूप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। और हमें तो आगे पता नहीं करना है ना कि ये संख्या कितना है। ठीक है, हमें बस क्या करना है, इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है जो इसमें कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रश्न वाली 4.1। ठीक है, चलो इसको उतार लो।